आप सुन रहे हैं आज तक रेडियो। शुक्रवार की शाम है, आप प्लान कर रहे होंगे कि वीकेंड कैसे गुजारें, तो कर लीजिएगा आराम से। लेकिन पहले आज की जरूरी खबरें सुन लीजिए, और ऐसी खबरें भी जिन पर हम थोड़ा सा ठहर कर बात करते हैं। मेरा नाम नितिन ठाकुर है। ये आज तक रेडियो का इवनिंग न्यूज पॉडकास्ट दिन भर है और 2 जुलाई खत्म होने की तरफ है। आज बात करेंगे पावर कट की। बहुत बुरा हाल कर रखा है लाइट ने। पंजाब में एक तो गर्मी बहुत है, ऊपर से बिजली नहीं है। क्यों नहीं है ये जानेंगे। यही सवाल सिद्धू ने भी अपने सीएम अमरिंदर सिंह से पूछा है। फिर आपको महाराष्ट्र लिए चलेंगे, जहां डिप्टी सीएम साहब पर ईडी के बादल मंडरा रहे हैं। पहले ही अजीत पवार की पत्नी की एक शुगर मिल जो है वो अटैच कर ली है ईडी ने, और अब कयास ये लग रहे हैं कि किसी भी वक्त पवार साहब को भी पूछताछ के लिए बुलाया जा सकता है। तो अगर ऐसा हो गया, फिर मुंबई में पॉलिटिक्स के रंग कितने बदलेंगे ये समझेंगे। वैक्सीन की बात के बिना आजकल हमारा कोई न्यूज़ पॉडकास्ट पूरा होता नहीं है। आज तो वैसे भी बात करना बनता है, क्योंकि कई राज्य कह रहे हैं कि उनके पास वैक्सीन नहीं है। हेल्थ मिनिस्टर ने कहा है कि पैनिक मत कीजिए, वैक्सीन भरपूर है। तो ग्राउंड रियलिटी जानेंगे। और हाँ, आज वर्ल्ड यूएफओ डे है। उड़न तश्तरी बोलते हैं अपने यहाँ। तो जानेंगे कि उसका इतिहास क्या रहा और कब कब आसमान में जादू दिखने के दावे हुए। लेकिन पहले खुशबू से हेडलाइन सुनते हैं। जी शुक्रिया नितिन। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा है कि देश में अब तक कोविड-19 वैक्सीन की 34 करोड़ से ज़्यादा डोज लोगों को दी जा चुकी है, और वहीं राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों में 18 से 44 आयु वर्ग के 9,41,03,900 से ज़्यादा लोगों ने वैक्सीन की पहली डोज ले ली है, जबकि 22,73,400 से ज़्यादा लोगों ने दूसरी खुराक ली है। भारत सरकार एक बार फिर ड्रोन उड़ानों के नियमों में बदलाव करने जा रही है। नए नियम जनता के लिए 15 अगस्त के आसपास प्रकाशित हो सकती है। इन नए नियमों के जरिए मेड इन इंडिया एंटी ड्रोन सिस्टम बनाने पर विचार किया जाएगा। केंद्रीय जल शक्ति मंत्री श्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को पत्र लिखा है। पत्र में यमुना की सफाई के लिए केंद्र सरकार द्वारा हर मुमकिन सहायता उपलब्ध कराने का आश्वासन देते हुए उन्होंने ये उम्मीद भी जताई है कि दिल्ली सरकार इस काम को प्राथमिकता देगी। उधर तृणमूल कांग्रेस के 3 सांसद डेरेक ओब्रायन, महुआ मोइत्रा और सुखेंद्र शेखर रॉय ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखा है। इन तीनों नेताओं ने इस पत्र में सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता को पद से हटाए जाने की मांग की है। तुषार मेहता पर यह आरोप है कि उन्होंने भाजपा नेता व नारद घोटाले के आरोपी शुवेंदु अधिकारी से मुलाकात की थी। केरल में कोरोना से होने वाली मौतों के आंकड़ों को लेकर विपक्षी कांग्रेस और बीजेपी ने सवाल उठाया है। दोनों पार्टियों ने राज्य सरकार पर आरोप लगाया है कि कोरोना संक्रमितों की मौत के आंकड़े को छिपाया जा रहा है। वहीं प्रदेश की स्वास्थ्य मंत्री वीणा जॉर्ज ने कहा है कि महामारी के कारण हुई मौतों को छिपाने से राज्य सरकार को कोई फायदा नहीं है। कलकत्ता हाईकोर्ट ने पश्चिम बंगाल में चुनाव बाद हिंसा को लेकर तल्ख टिप्पणी करते हुए कहा है कि चुनाव बाद हिंसा से राज्य सरकार मुकर रही है। अदालत ने कहा है कि आज तक राज्य सरकार ऐसा माहौल नहीं बना पाई है कि पीड़ितों के बीच भरोसा जागे ताकि वे लोग घर वापस लौट सके। उधर ऑस्ट्रेलिया में कोरोना के मामले बढ़ने के चलते दूसरे देशों से आने वाले यात्रियों की संख्या को घटाकर आधा कर दिया जाएगा। नए नियमों के मुताबिक 14 जुलाई से ऑस्ट्रेलिया हर हफ्ते सिर्फ 3,000 लोगों को ही देश में आने की अनुमति देगा। इस नियम के अगले साल तक बने रहने की संभावना है। अपनी साप्ताहिक मीडिया ब्रीफिंग में विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अरिंदम बागची ने मीडिया में आ रही उन खबरों का खंडन किया है कि भारतीय विदेश मंत्री एस जयशंकर ने हाल में तालिबान के किसी नेता से मुलाकात की। और गुजरात की 21 साल की अंतर्राष्ट्रीय तैराक माना पटेल का टोक्यो ओलंपिक में भाग लेने के लिए चयन हो गया है। वे गुजरात की पहली खिलाड़ी हैं जिन्हें इस साल होने जा रहे ओलंपिक का टिकट मिला है। माना पटेल टोक्यो ओलंपिक में होने वाली 100 मीटर बैक स्ट्रोक स्विमिंग प्रतियोगिता में हिस्सा लेंगी। इस प्रतियोगिता में भाग लेने वाली वे पहली भारतीय महिला बनेंगी। आज तक रेडियो सुनता है सारा जहां। नॉर्थ इंडिया के सामने फिलहाल 2 परेशानियां हैं। एक तो गर्मी, दूसरा बत्ती गुल। पावर कट ने यूपी और पंजाब की नाक में दम कर रखा है। पंजाब में तो आलम यह है कि सरकार को इस पर नोटिस जारी करना पड़ गया है। सरकारी दफ्तरों का टाइम बदलकर सुबह 8 से दोपहर 2 तक का कर दिया गया है, और उसमें भी एसी बंद रखेंगे सभी कर्मचारी। ऑपोजिशन सड़कों पर उतरकर हाथों से पंखा झल रहा है। सुनिए क्या कह रहे थे प्रदर्शनकारी, जिसमें अकाली और बीएसपी वाले साथ में शामिल हुए। सारा दिन बिजली गुल रही है और इस बिजली के संबंध
ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅਤੇ ਬਹੁਜਨ ਸਮਾਜ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ 6 ਮਹੀਨੇ ਕੱਢਣੇ ਪੈਣੇ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਪੱਖੀ ਝੱਲੋ 6 ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਬਾਅਦ ਸਰਕਾਰ ਬਦਲਣੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਪੱਕਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰ ਦਿਆਂਗੇ। ਇਸ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਸਭ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰਦਾ, ਅਸੀਂ ਘਰ ਘਰ ਜਾਣਾ, ਗਲੀ ਗਲੀ ਮਹੱਲੇ ਮਹੱਲੇ ਜਾਣਾ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਮੁਫਤ ਪੱਕੀ सेवा है तो लोगों को जागृत करना। और बात ऑपोजिशन की नहीं है, कैप्टन अमरिंदर सिंह के घर के लोग भी सवाल कर रहे हैं। उनमें एक नवजोत सिंह सिद्धू हैं जो आजकल बागी तेवरों में हैं। ट्वीट की झड़ी लगा दी है आज उन्होंने। बारिश की तो खैर लगी नहीं, हालांकि हमारे इधर नोएडा में थोड़ी बहुत बारिश हुई थी। बहरहाल विषयांतर नहीं करते, मैं ही कह रहा था कि सिद्धू साहब ने आज ट्वीट पर ट्वीट दागे हैं। एक में कहा है कि पंजाब में पावर कट या एसी चलाने के लिए टाइम फिक्स करने की जरूरत नहीं है अगर सही से काम किया जाए तो। साथ ही लिखा है कि पंजाब इस वक्त खूब महंगे दाम पर बिजली खरीद रहा है जो नेशनल औसत और चंडीगढ़ के औसत दोनों से काफ़ी ज़्यादा है। तो हमने चंडीगढ़ में हमारे रिपोर्टर सत्येंद्र चौहान से बात की और बिजली की इस बदहाली का कारण जाना। देखिए, अमूमन इस मौसम में पंजाब में इस तरह के हालात बनना कोई नई बात नहीं है, क्योंकि धान की बिजाई का ये मौसम होता है और इस मौसम में अगर बारिश नहीं आती है तो गर्मी बहुत ज्यादा बनती है। गर्मी की वजह से खेत बहुत जल्दी सूख जाते हैं और किसानों को पर्याप्त मात्रा में धान की बिजाई के लिए पानी चाहिए होता है, यानी कि पूरे पंजाब के ट्यूबवेल एक साथ चल जाते हैं। लेकिन अब की बार थोड़ी सी गड़बड़ी यहाँ पर हुई है कि पंजाब में कोरोना की महामारी के चलते लॉकडाउन लगाया हुआ था और जैसे ही लॉकडाउन खुला, लॉकडाउन खुलते ही लुधियाना हो, जालंधर हो या फिर अन्य शहर हो पंजाब के, वहां पर जो इंडस्ट्रीज बंद पड़ी हुई थी वो एकाएक खुली। और जैसे ही इंडस्ट्रीज एक साथ खुली तो एक तरफ धान की बिजाई का मौसम और दूसरी तरफ इंडस्ट्रीज की रिक्वायर, यानी कि ये कुछ कॉकटेल इस तरह का बना कि बिजली की खपत एकाएक बढ़ गई। तीसरी बात, स्कूल कॉलेज बंद हैं, घरों में परिवार बाहर नहीं निकले हैं और सबको एसी चाहिए होता है। तो ये कहीं ना कहीं एकदम बिजली की खपत इस कदर बढ़ी कि पंजाब जो है बिजली की जितनी मांग है, जितनी सप्लाई है, उसको पूरी नहीं कर पाया और इसकी वजह से कहीं ना कहीं ये बिजली का संकट पंजाब में फिलहाल पैदा हुआ है। सत्येंद्र, कांग्रेस पहले से ही आंतरिक कलह में फंसी है। मालूम तो ये चला था कि आलाकमान ने मामला सुलझा लिया है, लेकिन लग नहीं रहा है कि दोनों पक्षों में सीज फायर हुआ है। सिद्धू तो आज भी ट्वीट दाग रहे हैं। देखिए, हमारी जब पहली बात हुई थी तब भी हमने कहा था कि कैप्टन और सिद्धू के बीच 36 का आंकड़ा है और कांग्रेस हाईकमान ने कहा था कि 36 के आंकड़े को हम 48 घंटे में निपटा लेंगे। तो हमने उसी समय कहा था कि ये जो मसला है इतनी जल्दी सुलझने वाला नहीं है, बल्कि जितना आप इसको सुलझाने की कोशिश करेंगे ये उतना उलझता जाएगा। खासकर अब पंजाब में विधानसभा के चुनाव भी है। तो नवजोत सिंह सिद्धू की जो अपनी उसको कह सकते हैं आदत है, एक उनका जो बोलने का लहजा है, तरीका है, वो हमेशा कहीं ना कहीं किसी न किसी पर अटैक करते रहते हैं। और ये पहली बार नहीं है, जब तक वो भारतीय जनता पार्टी में होते थे तब भी उनका यही रवैया था। अब वो कांग्रेस में आ गए हैं तब भी उनका यही रवैया है और ऐसा लग रहा था कि कहीं ना कहीं फॉर्मूले पर बात हो गई है, सुलह हो गई है। आज नवजोत सिंह सिद्धू ने एक एक करके 3 ट्वीट डाले पंजाब के बिजली संकट को लेकर और इन तीनों ट्वीटों में 9 सुझाव वो दे रहे हैं, लेकिन सुझाव से ज्यादा ऐसा लग रहा है कि वो अपनी सरकार को निशाना बना रहे हैं, अपनी सरकार की कार्यप्रणाली पर सवाल उठा रहे हैं और कैप्टन अमरिंदर सिंह को एक बार फिर से वो कहीं ना कहीं स्नब करने की कोशिश कर रहे हैं। तो कुल मिलाकर ये मसला लोगों को लगता होगा सुलझ गया, लेकिन एक एक्सपर्ट के तौर पर या फिर राजनीति में नजदीक के नजरिए से आप इसे देखें, नजदीकी नजरिए से, तो ये सुलझा हुआ नहीं, बल्कि जितना पहले उलझा हुआ था उससे और आगे उलझता जा रहा है। अच्छा, विपक्ष भी काफी एक्टिव है, लगातार विरोध कर रहा है। तो ये बताइए कि सरकार कोई समाधान निकाल पाने की तरफ बढ़ रही है या नहीं? देखिए, बिजली को लेकर अब कांग्रेस की सरकार कहीं ना कहीं डैमेज कंट्रोल करने के मोड पर आ गई है। सरकार ने जितने भी पंजाब के सरकारी दफ्तर हैं उनका समय सुबह 8 बजे से लेकर दोपहर 2 बजे तक कर दिया है। साथ में तमाम अधिकारियों कर्मचारियों को हिदायत दी गई है कि किसी भी कीमत पर एयर कंडीशन ना चलाएं, बल्कि पंखे और कूलर का इस्तेमाल कर सकते हैं। दूसरी तरफ पंजाब सरकार ने इंडस्ट्रीज के लिए जो औद्योगिक इकाइयां हैं बड़ी, उनके लिए वीकली ऑफ घोषित कर दिया है। इस वीकली ऑफ से मतलब ये है कि शनिवार और रविवार 2 दिन पूरे पंजाब की इंडस्ट्रीज को पावर सप्लाई नहीं होगी। तीसरी, पंजाब सरकार ने आम लोगों से लिखित में अपील की है कि कम से कम
घरों में एयर कंडीशन और कूलर का इस्तेमाल करें। तो सरकार कोशिश कर रही है कि ये जो 3 कदम उठाए गए हैं, इन कदमों से बिजली की खपत कम होगी। और दूसरा सबसे बड़ा मसला ये है कि विधानसभा चुनाव है और पंजाब में बड़ी तादाद में किसान हैं और किसानों को सरकार नाराज नहीं कर सकती है, नाराजगी किसानों की मोल नहीं ले सकती है। एग्रीकल्चर को बिजली सरकार दावा कर रही है कि पूरी दी जाएगी। इसके अलावा तलवंडी साबो जो थर्मल पावर प्लांट है, उसमें भी जो ग्रिड में एक यूनिट में तकनीकी कमी आई थी, उसको भी ठीक करने की बात की जा रही है। इसके अलावा बाहर से भी बिजली खरीदने की पंजाब सरकार कोशिश कर रही है। 23 नवंबर 2019 तारीख थी। जगह महाराष्ट्र का राजभवन। सुबह का वक्त था और लोगों ने पाया था कि एनसीपी नेता अजीत अनंतराव पवार ने रातों रात पाला बदल लिया। वो बीजेपी को सपोर्ट देकर देवेंद्र फडणवीस की सरकार फिर से बनवा चुके थे। जितनी तेजी से ये सब हुआ, उसके बाद करीब करीब उतनी ही तेजी से शरद पवार एक्टिव हो गए थे। अपने भतीजे और उसके समर्थक विधायकों को उन्होंने इकट्ठा किया और कांग्रेस के साथ मिलकर उद्धव ठाकरे को मुख्यमंत्री बनवा दिया था। इस महाविकास अघाड़ी ने बहुत कुछ बदला, लेकिन अजीत पवार का डिप्टी सीएम पद वहां पर भी बना रहा। करीब 1.5 साल बाद फिर से अजीत चर्चा में है। मामला महाराष्ट्र राज्य कोऑपरेटिव बैंक घोटाले का है। ईडी ने पहले ही करीब 65 करोड़ की एक शुगर मिल को अटैच कर लिया है। जिस कंपनी की मिल है, उसकी मालिक अजीत पवार की पत्नी सुनेत्रा हैं। ईडी की सेक्शन से बीजेपी खुश है। इस बीच अजीत पवार का बयान भी आया। बोले कि एजेंसी के पास जांच का अधिकार है। इसके पहले सीआईडी, एसीबी सबने जांच की थी, कुछ बाहर नहीं आया। शिवसेना की तरफ से संजय राउत का बयान आया। बोले कि धमकियां दी जा रही हैं और अभी ऐसी कार्रवाइयां और भी होनी हैं। ये जो राजनीति हो रही है, ऐसी राजनीति अच्छी बात नहीं है। देखिए, वैसे शिवसेना को बोलना ही था, क्योंकि ये महज एनसीपी का मामला तो है नहीं। अजीत पवार सरकार में डिप्टी सीएम है। खैर, हमने बात की मुंबई में आज तक रेडियो रिपोर्टर साहिल जोशी से। उनसे पूछा कि मामला क्या है और अब तक इसमें हुआ क्या है। 2010 में जो महाराष्ट्र का डिस्ट्रिक्ट कोऑपरेटिव बैंक है, जिसको MSCB कहते हैं या राज्य सहकारी बैंक कहते हैं, जिसपे अजीत पवार और कई सारे नेता महाराष्ट्र के ये डायरेक्टर थे। ये कोऑपरेटिव बैंक है और इसमें जो एनपीएज हैं, जो अलग अलग शुगर कोऑपरेटिव को इन्होंने जो लोन दिए थे, वो लोन का भुगतान नहीं हुआ था। और ये देखते हुए बैंक के काम पर सवाल उठाते हुए तत्कालीन जो महाराष्ट्र की सरकार थी, उन्होंने एक रिपोर्ट बनाई थी और उस रिपोर्ट के आधार पे आरबीआई ने इसका डायरेक्टर जो बोर्ड था उसको बर्खास्त कर दिया था और उस पर एडमिनिस्ट्रेटर बिठा दिया था। उसके बाद इस मामले में अन्ना हजारे ने आरोप लगाए और एक बॉम्बे हाईकोर्ट में एक याचिका दायर की गई कि इस पर कार्रवाई नहीं हो पा रही है आखिर। और उसमें यह कहा गया कि जिन शुगर कोऑपरेटिव फैक्ट्रीज को जो लोन दिए गए थे, वो फैक्ट्रीज को जब नीलामी हुई, तब इनमें से ही कई नेताओं ने किसी न किसी तरीके से ये फैक्ट्रीज नीलामी में खरीदी और इन्हीं नेताओं को इसका फायदा हुआ है। कम कीमत में ये फैक्ट्रीज खरीदी गई, इस तरीके का आरोप भी उसमें लगाया था। अब हाईकोर्ट ने इस मामले पर एफआईआर दर्ज करने का आदेश दिया और इसके आधार पे 2019 में मुंबई की जो इकोनॉमिक ऑफेंसेस विंग है, उसने इस पर एफआईआर दर्ज किया और उस एफआईआर के आधार पे एक प्रेडिकेट ऑफेंस देखते हुए एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट ने इसमें ईसीआईआर दर्ज किया था। जो याचिका थी उसमें शरद पवार का भी नाम दिया गया था। हालांकि शरद पवार इस बैंक पे डायरेक्टर नहीं थे, अजीत पवार इस बैंक पे डायरेक्टर थे। अब ईसीआईआर दर्ज होने के बाद में ईडी ने इसकी जांच शुरू की और उसके बाद ये मामला ठंडे बस्ते में चला गया। उसके बाद ईओडब्ल्यू ने इस पूरे मामले में जिसे सी समरी कहते हैं कि हमें इस मामले में घोटाला नजर नहीं आ रहा है, इस तरीके की बात कोर्ट के सामने रखी, जिसको इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट ने चैलेंज किया कि नहीं, ऐसा नहीं है। अब 2 साल के बाद इस मामले में एक शुगर कोऑपरेटिव, जरंडेश्वर शुगर कोऑपरेटिव फैक्ट्री, जिसको एमएससीबी ने लोन दिया था और लोन ना चुकाने के एवज में उस जो फैक्ट्री थी उसकी नीलामी हुई और वो निजी तौर पर एक कंपनी ने वो फैक्ट्री खरीदी और वो फैक्ट्री सतारा में, महाराष्ट्र के सतारा डिस्ट्रिक्ट की ये शुगर फैक्ट्री है। उसके बाद ईडी का ये मानना है कि जिन्होंने ये फैक्ट्री खरीदी उसमें वो दरअसल फ्रंट है और वहां पर इसमें अजीत पवार ने ही पैसा लगाया हुआ है। यानी पहले तो फैक्ट्री का नुकसान हुआ, फैक्ट्री को बहुत सारा लोन दिया गया था एमएससीबी का और सस्ते में फिर ये फैक्ट्री खरीदी गई जो अजीत पवार ने ही
अपने पैसे लगाकर खरीदी है, इस तरीके का इनका आरोप है। 65 करोड़ रुपए में ये फैक्ट्री खरीदी गई थी। तो इसको देखते हुए इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट ने ये फैक्ट्री को जब्त किया है, इसको अटैच किया है और अब आगे की कार्रवाई इस पर होगी। साहिल, अजित पवार पहले से ही कंट्रोवर्शियल फिगर रहे हैं। इस मामले में अगर उन्हें पूछताछ के लिए बुला लिया गया तो क्या ये उद्धव सरकार, महाअघाड़ी और एनसीपी सबके लिए कोई बड़ा सियासी संकट लाएगा? देखिए, आमतौर पर राजनीतिक दृष्टि से शिवसेना और एनसीपी आरोप लगा रही है कि ईडी का इस्तेमाल करके इन दो पार्टियों पर दबाव बनाने की कोशिश की जा रही है केंद्र सरकार की तरफ से, बीजेपी की तरफ से। उनका ये कहना है कि 2 साल के बाद अचानक इस मामले में इस तरीके की जब्ती करना ये दिखाता है कि कहीं ना कहीं ईडी एक्टिव हो गई है और दबाव बनाने की कोशिश चल रही है कि एमवीए के सरकार में आप है, इसीलिए आप पर ये कार्रवाई की जा रही है। उनका इशारा बंगाल की तरफ भी है कि जो नेता बीजेपी में चले जाते हैं उन पर कार्रवाई नहीं होती है। इस तरीके के आरोप संजय राउत और बाकी तमाम नेता इसमें कर रहे हैं। हालांकि बीजेपी का कहना है कि सरकार गिरने से इसका कोई संबंध नहीं है, सरकार अपने बलबूते खुद ही गिर जाएगी। जो 3 पार्टियों के बीच में आपस में रस्साकशी होती है उसी में यह सरकार गिर सकती है, तो इसमें ईडी की कार्रवाई की कोई जरूरत नहीं है। लेकिन अनिल देशमुख के बाद अब अजित पवार पर जिस तरीके से कार्रवाई है, उसके वजह से महाराष्ट्र में जो पार्टियां हैं उसको वो इस पूरी कार्रवाई को राजनीतिक दृष्टि से देख रही है। अच्छा, इस मामले में एनसीपी प्रमुख शरद पवार का भी नाम आया था, आप बता भी रहे हैं, तो उन तक भी आज पहुंचेगी क्या? देखिए, ईसीआईआर में तो शरद पवार का नाम लिया गया है, जो ईडी का ईसीआईआर है। ईओडब्ल्यू के एफआईआर में तो उनका नाम नहीं है, लेकिन ईसीआईआर में शरद पवार का नाम दिया गया है। और ईडी का ये मानना है कि फिलहाल तो वो इस मामले की जांच करेगी, और भी कोई शुगर फैक्ट्रीज है जिसमें इस तरीके का इन्वेस्टमेंट नजर आएगा, उनको अटैच करने की प्रोसीजर ईडी शुरू करने जा रही है। हालांकि शरद पवार का नाम आने के बाद शरद पवार को इसका राजनीतिक फायदा हुआ था। शरद पवार ने ईडी के खिलाफ एक तरीके से आंदोलन छेड़ दिया और माना जाता है कि उस वक्त 2019 में जो एनसीपी का प्रदर्शन काफी खराब होगा ऐसा माना जा रहा था, उनको इस पूरे मामले का उन्होंने राजनीतिक फायदा उठाकर कैसे उनको टारगेट किया जा रहा है, इस तरीके से उन्होंने उसका फायदा उठाया था। हालांकि शरद पवार का यह कहना रहा है हमेशा कि जो महाराष्ट्र स्टेट कोऑपरेटिव बैंक है उसके ना डायरेक्टर बोर्ड पर शरद पवार कभी रहे हैं और ना ही इस पूरे मामले में किसी भी लोन देने में या कोई फैक्ट्री खरीदने में उनका कोई हिस्सा रहा है। तो ये सिर्फ बदनामी के लिए है और उन पर इस मामले की जांच आएगी, इस तरीके से ईडी की जांच अब तक तो नजर नहीं आ रही। 21 जून को सरकार ने वैक्सीनेशन पॉलिसी बदली थी। दावा किया गया कि ना वैक्सीन की कमी होगी, ना वैक्सीनेशन की रफ्तार धीमी पड़ेगी। शुरू के 2 दिन रिकॉर्ड भी टूटे, अमेरिका पीछे छूट गया। लेकिन बीते एक हफ्ते में फिर से वैक्सीनेशन का ग्राफ 68% नीचे गिरा। वैक्सीन की कमी की शिकायतें मिलने लगी हैं। कुछ राज्यों में वैक्सीनेशन सेंटर बंद हो गए हैं। राजस्थान, यूपी, एमपी, झारखंड, बिहार समेत कई राज्य हैं जहां वैक्सीन का स्टॉक या तो खत्म हो गया या कम पड़ गया। इससे मौका मिला कांग्रेस को। राहुल गांधी ने ट्वीट किया, जुलाई आ गया है, वैक्सीन नहीं आई। इस ट्वीट से स्वास्थ्य मंत्रालय भड़का। उसने भी जवाब दिया कि कल ही इस पर आंकड़े साझा किए थे। लेकिन लगता है कि राहुल गांधी पढ़ते नहीं हैं या समझते नहीं हैं। इसके अलावा स्वास्थ्य मंत्री हर्षवर्धन ने यह भी कहा कि इस महीने 12 करोड़ डोज उपलब्ध कराई जाएंगी, इसलिए राज्य सरकारें पैनिक ना करें। उनके मुताबिक जब से केंद्र ने वैक्सीन रणनीति में बदलाव किया है, वैक्सीनेशन की रफ्तार बढ़ी है। लेकिन अगर फिर भी वैक्सीन की कमी हो रही है तो उसका मतलब है कि राज्य ठीक तरीके से मैनेज नहीं कर पा रहे। हमने ग्राउंड रियलिटी जानने के लिए बात की हेल्थ से जुड़ी खबरें कवर करने वाली मिलन शर्मा से। देखिए, ग्राफ नीचे आने की वजह सिंपली सप्लाई और डिमांड का आप गैप देखेंगे वही है, और सरकार के हिसाब से ये सप्लाई डिमांड गैप जुलाई के अंत तक निकल जाना चाहिए, लेकिन अभी तक ये खराब ही चल रहा है। इसीलिए स्टेट्स अपने लेवल पे कोशिश कर रही हैं कि वैक्सीन की जो सप्लाई है उसको मॉनिटर किया जाए, लेकिन वो ये नहीं कर पा रहे हैं। इसीलिए राज्य और जो केंद्र सरकारें हैं उनके बीच में ये घमासान चल रहा है। अच्छा, रिकॉर्ड वैक्सीन देने के बाद भी ग्राफ 68% नीचे आ गया है। इसकी तस्दीक तो सरकार ने खुद की है, तो इसका क्या कारण लग रहा है आपको? देखिए, वैक्सीन की कमी तो है, क्योंकि सरकार के मुताबिक जो 216 करोड़ का एस्टिमेट बनाया गया था, अब वो काट कर सुप्रीम कोर्ट के एफिडेविट में 235 करोड़ का रह गया है। इसी के साथ साथ सरकार का कहना है कि इस एस्टिमेट में ऐसी वैक्सीन का जो नंबर है वो नहीं डाला गया है जो अभी तक वैक्सीन जिनका ट्रायल चल रहा है, जैसे भारत बायोटेक की नेजल वैक्सीन है, जेनोवा बायोफार्मा की सब यूनिट वैक्सीन है। तो भारत सरकार का कहना है कि जिस वक्त ये एस्टिमेट दिया गया था 216 करोड़ डोजेस का, वो एक डायनामिक
सिचुएशन में दिया गया था, एक एस्पिरेशनल या ऑप्टिमिस्टिक एस्टिमेट दिया जा रहा है। फिलहाल मैन्युफैक्चरर्स जैसे जो देश में सबसे ज्यादा वैक्सीन दे रहे हैं, कोविशील्ड, सीरम इंस्टीट्यूट और कोवैक्सीन बनाने वाले भारत बायोटेक, उन पर भी सवाल उठते हैं क्योंकि उन्होंने ये सप्लाई के एस्टिमेट सरकार तक दिए थे और उसी के हिसाब से सरकार ने ये चार्ट बनाया था। फिलहाल राज्य और सरकारों के बीच जो सियासी घमासान है वो तो खिंच गया है क्योंकि वैक्सीन की कमी दिखाई दे रही है। जगह जगहों में हम ग्राउंड पर देख रहे हैं कोवैक्सीन की दूसरी डोज तो अवेलेबल है, लेकिन पहली डोज लगाने के लिए भारत बायोटेक की कोवैक्सीन उपलब्ध नहीं हो रही है। कोविन पर भी और सरकारी अस्पतालों में वॉक इन भी नहीं कर पा रहे हैं। तो ये स्थिति फिलहाल भारत में दिखाई दे रही है वैक्सीनेशन को लेकर। ये सब तो खैर ठीक है, लेकिन नेता अपना काम शिद्दत से कर रहे हैं। बीजेपी कह रही है कि कांग्रेस नेता वैक्सीन अभियान को बदनाम करना चाहते हैं। कांग्रेस कह रही है कि ना तो पहले वैक्सीन पूरी थी ना अब है। तो इस बीच स्वास्थ्य मंत्री जो हैं वो आंकड़े पेश करके विपक्ष को जवाब देते दिखे हैं। क्या है ये पूरा मामला, हमने आज तक रेडियो रिपोर्टर देवांकुर से समझा। देखिए, ऐसा है, राजस्थान सरकार और केंद्र नरेंद्र मोदी सरकार के बीच में बयानबाजी पहले से चलती आ रही है। राजस्थान की अशोक गहलोत सरकार ने बार बार कहा है कि प्रदेश को जितनी वैक्सीन उपलब्ध करवाई जा रही है केंद्र की तरफ से वो नाकाफी है। अशोक गहलोत ने ये कहा है कि जुलाई के महीने में करीब 75 लाख लोग राजस्थान में ड्यू हो जाएंगे दूसरी डोज के लिए, पर केंद्र की तरफ से जो वैक्सीन उपलब्ध करवाई गई वो सिर्फ करीब 65 लाख है। तो शॉर्टेज है और मांग की अशोक गहलोत ने कि पर्याप्त मात्रा में केंद्र वैक्सीन उपलब्ध करवाए। जो फिलहाल का मामला है उसमें ये है कि केंद्र सरकार ने एक अखबार की रिपोर्ट को कोट करते हुए आरोप लगाया है कि अशोक गहलोत सरकार ने ऑक्सीजन कंसंट्रेटर्स हैं वो इन्फ्लेटेड या ब्लोटेड प्राइसेस पे खरीदे हैं। डॉक्टर हर्षवर्धन जो केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री हैं उन्होंने इसको लेकर ट्वीट किया है और उसके अलावा जो राजस्थान के बीजेपी अध्यक्ष डॉक्टर सतीश पूनिया है और केंद्रीय मंत्री और सांसद गजेंद्र सिंह शेखावत ने भी इसको लेकर आरोप और बयानबाजी की है। पर ये जो मामला है वैक्सीन का वो अभी तक बना हुआ है। राजस्थान के अशोक गहलोत सरकार का मानना है कि यहाँ पर शॉर्टेज की वजह से कई बार लोग अलग अलग वैक्सीनेशन सेंटर्स में जा रहे थे पर वहां से वापस लौटाया जा रहा था, उनको कहा जा रहा था कि वैक्सीन उपलब्ध नहीं है। पिछले कुछ दिनों में राजस्थान के ज्यादातर वैक्सीनेशन सेंटर्स बंद पड़े रहे या फिर वहां पर वैक्सीन नहीं लग रही थी क्योंकि राजस्थान के पास पर्याप्त मात्रा में वैक्सीन नहीं है। और जिस तरह से आज बयानबाजी हुई है ऑक्सीजन कंसंट्रेटर्स को लेकर, हो सकता है कि अगले कुछ समय में इसको लेकर अशोक गहलोत या राजस्थान के स्वास्थ्य मंत्री अपनी तरफ से बयान जारी करें। क्या इस गोले के अलावा भी कहीं जिंदगी है? क्या एलियंस उड़न तश्तरियों में बैठकर आसमान में उड़ते हैं? और क्या वाकई यूएफओ देखे जाने के दावों में कुछ सच्चाई है? अब पक्के तौर पर तो कौन क्या ही कहेगा, लेकिन दुनिया भर के यूएफओ एंथुजियास्ट आज यानी कि 2 जुलाई को यूएफओ डे मनाते हैं। यूएफओ पर ही सुनिए हमारे सहयोगी जमशेद की एक रिपोर्ट। ये आवाज अमेरिकी वायुसेना के जहाज के अंदर की आवाजें हैं। जब जहाज आसमान की ऊंचाइयों पर था तब पायलट को आसमान में कुछ अजीबो गरीब ऑब्जेक्ट्स दिखाई दिए। वो कोई जहाज नहीं था, वो गोल गोल चमकती हुई एक आकृति थी और हैरानी की बात यह थी कि वो हवा के रुख के खिलाफ जा रही थी। पायलट ने कहा, दुनिया के तमाम पायलट्स ने अक्सर आसमान में उड़ती हुई ऐसी अजीबो गरीब चीजों को देखने का दावा किया है। ऐसी आकृतियों को यूएफओ यानी अनआइडेंटिफाइड फ्लाइंग ऑब्जेक्ट्स कहा जाता है। दुनिया भर के यूएफओ इंथुजियास्ट 2 जुलाई को यूएफओ डे के तौर पर मनाते हैं। तथ्य बनाम कल्पना, सत्य बनाम अफवाह की इस खोज में हम जानना चाहते हैं कि ये वाकई ईमानदार चिंता है भी या सिर्फ मास हिस्टीरिया। ये उस फैंटेसी का हैंगओवर तो नहीं जो कहती है कि हमारी दुनिया के अलावा उस ब्रह्मांड में कई और दुनिया हैं और उस दुनिया के लोग अक्सर हमारी दुनिया का जायजा लेने अपनी उड़न तश्तरियों में बैठकर धरती पर आते हैं।
ये बात इसलिए क्योंकि बहुत जल्द अमेरिकी रक्षा विभाग यानी पेंटागन यूएफओ के बारे में अपनी एक रिपोर्ट पेश करने वाला है, जिस पर दुनिया भर की निगाहें टिकी हैं। 16 जून को कुछ सांसदों को इस रिपोर्ट के बारे में ब्रीफिंग दी गई, जिसके बाद उन्होंने कहा कि यूएफओ के फ्रंट पर जो कुछ हो रहा है वो परेशान करने वाला है। सुनिए खगोल शास्त्री अमिताभ पांडे को, जो मानते हैं कि दूसरी दुनिया के एलियंस हो सकते हैं। इतने बड़े ब्रह्मांड में जहाँ 200 अरब तारे हमारी आकाश गंगा में, ऐसी 200 अरब से ज्यादा आकाश गंगाएं मौजूद हैं, तो उसमें जीवन निश्चित तौर पे होगा। लेकिन भारत में यूएफओ दिखने का भी इतिहास पुराना है। सबसे पहले साल 1951 में नई दिल्ली के फ्लाइंग क्लब ने सिगार जैसी आकृति का यूएफओ देखा था। इसी तरह 19 अक्टूबर 2017 को भी ईस्ट कोलकाता में एक ऑब्जेक्ट्स को देखने का दावा किया गया था। और साल 2015 के नवंबर के आखिरी हफ्ते में पादरी बाजार में भी एक एक्सीडेंट के बाद की तस्वीर में एक यूएफओ देखने का दावा किया गया। सुनिए वहां मौजूद चश्मदीदों को। वैसे ही तस्वीर थी जिससे हमने देखा नेट पर भी, और वैसे ही काफ़ी बड़ा था। हमको आश्चर्य लगा कि हमको लगा कि नहीं वो उड़ान तस्वीर ही है। मुझे लगा कि वो साला वो नीचे ही आने वाला है। हम लोगों ने फील किया जैसे एक मूवी आई है कोई मिल गया, उस मूवी में जैसे है वही हकीकत हम लोगों ने देखा, यहाँ पे उतरा था और पोल भी गिर गया सर। इधर से जा रहा था, उसके बाद हमने पिक खींचा तो पिक में आ गया, फिर उसके बाद वो बहुत स्पीड से चला गया। फिर हमने मोबाइल का कैमरा ऑन किया, उसमें देख रहे थे सर कि फिर दिखाई दे रहा है या नहीं दे रहा है, तो नहीं दिखाई दे रहा था सर। यूएफओ होते हैं या नहीं ये बहस तो लंबी चलेगी, लेकिन इतना तो तय है कि इंसान विज्ञान की सीढ़ियों के पायदान पर भी अभी वहीं खड़ा है जहां उसे इस दुनिया और ब्रह्मांड के बारे में ना के बराबर ही मालूम है। जमशेद कमर सिद्दीकी, आज तक रेडियो। तो आज के दिन भर में इतना ही। कल रुपये पैसों की बात लेकर आऊँगा हमारे खास शो मनी मैनेजर में। शुभम शंखधर हमारे साथ होते हैं जो पर्सनल फिनेंस के एक्सपर्ट हैं। वो बताते हैं कि कैसे अपनी बचत बढ़ाएं और रुपया कमाएं। सुनिएगा ज़रूर। वैसे भी कोरोना के काल में रुपये पैसे की बात ठीक से समझ लेनी चाहिए, लापरवाही नहीं करनी चाहिए। कुछ कहना सुनना चाहते हो तो radio@aajtak.com पर मेल कीजिएगा। आज का दिन भर प्रोड्यूस किया है खुशबू ने और साउंड मिक्सिंग की है कपिल देव सिंह ने। मेरा नाम नितिन ठाकुर है। सुनते रहिए आज तक रेडियो। सुबह सुबह ऐसा लगता है कि सबकी गाड़ी छूट रही है, लेकिन न्यूज़ भी तो मिस हो रही है। स्कूल, कॉलेज या ऑफिस की पूरी तैयारी तो हो जाती है, मगर देश दुनिया की अपडेट्स ले पाते हैं क्या? तो आपकी प्रॉब्लम का स्मार्ट सॉल्यूशन ये है कि अपनी सुबह की शुरुआत आप आज तक रेडियो के साथ कीजिए। कल क्या हुआ और आज क्या हो सकता है, सटीक एनालिसिस, पहले बड़ी खबरें और फिर अखबारों के चुनिंदा मोती। ये है सुबह का खबरनामा, आज का दिन, मेरे यानी नितिन ठाकुर के साथ।